हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनिशा है और आप देख रहे हैं जिनिशा क्लासेस। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी ग्रीन ओलंपियाड की सीरीज चल रही है और हमने पिछले सेशन में लेवल 2 के 50 टू 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड 76 क्वेश्चन के आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। ये चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, कहीं जाइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 76, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गवर्न बाय विच इंटरनेशनल बॉडी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में SDGs भी बोलते हैं, ये कुछ इसमें 17 गोल्स हैं और इन गोल्स में जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे बचने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो इसमें 17 गोल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो क्लाइमेट चेंज को हम लोग कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कौन सी इंटरनेशनल बॉडी गवर्न करती है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन नंबर बी लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन नंबर सी G20, ऑप्शन नंबर डी UNFCCC। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन को देखते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन ये वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज का ये ग्रुप है और इसमें जितने भी जो वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज होते हैं इसमें इनको डिस्कस किया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूनाइटेड नेशंस ही गवर्न करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन नंबर बी लीग ऑफ नेशन। जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जितना भी नुकसान हुआ था तो कुछ कंट्रीज ने सोचा कि ये जो नुकसान हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, तो इसी तरह से और कोई वर्ल्ड वॉर 2 या इस टाइप की सिचुएशन ना खड़ी हो, तो इसीलिए उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाया था। ऑप्शन नंबर सी G20। ये G20 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस हैं और जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं इसमें G20 में डिस्कस किया जाता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो अभी सबसे लेटेस्ट जो G20 समिट हुई थी वो इंडिया के न्यू दिल्ली में हुई थी। चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, UNFCCC। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और ये एक फ्रेमवर्क बनाती है जो कि क्लाइमेट चेंज से जो जितने भी इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, The Swachh Bharat Mission SBM led to the construction and use of over 100 million toilets in rural India within a span of 7 years. What is the use of U-bend in the toilet? इंडियन गवर्नमेंट ने रूरल इंडिया को ओपन डेफिकेसी फ्री बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 मिलियन टॉयलेट 7 इयर्स में कंस्ट्रक्ट करवाए थे। तो आपने अगर कभी नोटिस किया होगा टॉयलेट्स को, तो उसमें ऐसे ये यू बेंड जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये यू बेंड किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए, अ बैरियर टू फॉल स्मेल, ऑप्शन नंबर बी, लुक्स गुड, ऑप्शन नंबर सी, gives a better design to toilet, ऑप्शन नंबर डी, does nothing। तो जब आप टॉयलेट फ्लश करते होंगे तो फिर जो फॉल स्मेल है वो वापस रिटर्न होके ना आ जाए, तो उसके लिए ये यू बेंड होता है टॉयलेट्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरियर टू फॉल स्मेल। क्वेश्चन नंबर 78, द वीगन डाइट इंक्लूड्स। तो वीगन डाइट होता क्या है? वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट तो आप सभी ने सुना होगा। तो वेजिटेरियन डाइट में जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं और एनिमल के मीट को छोड़ के और भी जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको वेजिटेरियन डाइट में कंज्यूम किया जाता है। एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो उसमें जो एनिमल फ्लैश होता है, एनिमल मीट होता है, तो उसको कंज्यूम किया जाता है, उसमें वेजिटेरियन डाइट फॉलो नहीं होती है। अब इसमें वीगन डाइट की बात की जा रही है। तो वीगन डाइट में कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट या इसमें कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट इस डाइट में इंक्लूड नहीं होता है, इसमें केवल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होता है। तो चलिए हमारे ऑप्शंस में से देखते हैं कि कौन सा हमारे एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई करता है। ऑप्शन नंबर ए, ओनली प्लांट बेस्ड फूड, ऑप्शन नंबर बी, ओनली डेयरी प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ओनली काउ मिल्क एंड प्लांट बेस्ड फूड, ऑप्शन नंबर डी, एग्स, हनी एंड प्लांट बेस्ड फूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ओनली प्लांट बेस्ड फूड। तो चलिए और भी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं।
ओनली डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें हमने बात की थी वीगन डाइट, तो वीगन डाइट में ओनली प्लांट बेस्ड फूड होता है, तो कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो डेयरी में तो काउ से रिलेटेड और अदर एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ओनली डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट, तो ऑप्शन एलिमिनेट ही हो गया। ऑप्शन नंबर सी ओनली काउ मिल्क एंड प्लांट बेस्ड फूड, इसमें केवल प्लांट बेस्ड फूड होता है, नो एनिमल बेस्ड फूड, तो ये भी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। एंड ऑप्शन नंबर डी एग, हनी एंड प्लांट बेस्ड फूड, तो इसमें केवल प्लांट बेस्ड फूड होता है, एनिमल बेस्ड फूड तो कोई होता ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 79. The Ujjwala scheme of Government of India increased household with LPG connection from 62% to 99.8%. Owing to its success, उज्ज्वला स्कीम 2 was launched in which year? तो उज्ज्वला स्कीम के अंदर क्या आता है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स होते हैं तो इनका फूड कुकिंग में यूज होता है। तो एलपीजी कनेक्शंस क्यों जरूरी हैं? जैसे कि आप कभी रूरल एरियाज में गए होंगे, तो रूरल एरियाज में काउ डंग केक्स एंड वुड से खाना पकता है, तो उससे जो स्मोक एमिट होता है तो वो क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प करता है, और जो भी उस फूड को कुक करता है तो उसके आईज में भी तो स्मोक जाता ही होगा, तो उससे आई साइट भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एलपीजी कनेक्शन से तो कोई स्मोक एमिट होता नहीं है। एलपीजी कनेक्शंस क्लाइमेट के लिए भी अच्छे होते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। तो एलपीजी कनेक्शन पहले इंडिया में 62% हुआ करते थे, और उज्ज्वला स्कीम के हेल्प से ये 62% से 99.8% हो गया। तो इस सक्सेस को देखकर उज्ज्वला स्कीम 2 को कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2022, ऑप्शन नंबर बी 2021, ऑप्शन नंबर सी 2019, ऑप्शन नंबर डी 2023। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2021। क्वेश्चन नंबर 80 इज ड्रिप इरिगेशन involves dripping water onto the soil at very low rate. 2 to 20 liters per hour from a system of small diameter plastic pipe fitted with outlets called emitters or drippers. Drip irrigation is also known as, तो ड्रिप इरिगेशन में वाटर को ड्रिप किया जाता है। तो ड्रिप करने का मतलब जो प्लांट के जो रूट्स होती हैं तो उनके पास स्लोली ड्रॉप वाटर पहुंचाया जाता है, और आप इसके स्पीड से ही समझ सकते हैं कि एक कार में 2 to 20 लीटर्स 2 to 20 लीटर सप्लाई होता है वाटर। तो ये काफी वाटर इफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें वाटर का वेस्टेज कम होता है। अगर आपने कभी फ्लड इरिगेशन देखा होगा तो उसमें बस खेत में पूरा पानी डाल दिया जाता है, तो उससे वाटर का वेस्टेज भी होता है और प्लांट पूरे वाटर का यूज भी नहीं कर पाता है। तो ड्रिप इरिगेशन वाटर एफिशिएंट भी है और ये प्लांट्स के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। और इसमें एक स्मॉल डायमीटर पाइप का यूज करते हैं। स्मॉल डायमीटर पाइप यानी पतली पाइप का यूज करते हैं, और उसमें कुछ आउटलेट्स होते हैं जिन्हें एमिटर या ड्रिपर्स भी कहते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन को हम और कौन से नाम से जानते हैं? वाइल्ड इरिगेशन, कंट्रोल वाटरिंग, ट्रिकल बेस इरिगेशन एंड बेसिन इरिगेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिकल इरिगेशन। ट्रिकल इरिगेशन इसे इस वजह से भी बोलते हैं क्योंकि ट्रिकल का मतलब होता है वाटर का ड्रिप होना, यानी धीरे धीरे ड्रॉप प्लांट्स तक वाटर जाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिकल इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 81, in 2020-21 India processed 3.4 lakh tons of e-waste. There is an increase of approximately 31% of e-waste every year. Which of the following items can be categorized as e-waste? तो 2020 and 21 का ये एक डेटा है जो कि जिसमें इंडिया में जो अगर ईयरली ई-वेस्ट देखें तो ईयरली ई-वेस्ट 3.4 लाख टन ई वेस्ट जनरेट हुआ था इंडिया से, और अगर आप एनुअली देखें तो 31% ऑफ इंक्रीज एवरी ईयर हो रहा है। हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से जो भी वेस्ट दिए हुए तो इसमें से किसको ई वेस्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डिस्कार्डेड मोबाइल फोन्स, ऑप्शन नंबर बी, ब्रोकन थर्मोमीटर,
ऑप्शन नंबर सी यूज बैटरी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो डिस्कार्डेड मोबाइल फोन, तो ये भी ई वेस्ट के अंदर आते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो ई वेस्ट का अगर फुल फॉर्म ही देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाएगा। तो मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो ये भी हो जाएगा ई वेस्ट। अब ब्रोकन थर्मामीटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, तो ये भी हो जाएगा ई वेस्ट। एंड यूज बैटरी, तो यूज बैटरी भी हो जाएगा ई वेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। National Dolphin Research Center (NDRC) is being set up on the banks of River Ganga and will be India's and Asia's first dolphin research center. In which city it will be located? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जिसे हम शॉर्ट में एनडीआरसी भी बोलते हैं, तो इसे गंगा रिवर के बैंक पर स्टार्ट किया जा रहा है। बैंक मतलब कि गंगा रिवर के किनारे पर स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा, ये इंडिया और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होने वाला है। और इसको कौन सी सिटी में इसका सेंटर बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी पटना। क्वेश्चन नंबर 83, Gujarat Forest Department has started vaccination for lion in Gir Forest to protect them from deadly canine distemper virus, CDV and protozoan infections. Is Gir Forest is the only natural home of Asiatic lions in India? तो गिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने लॉयंस के लिए एक वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाया था। और ये वैक्सीनेशन ये जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस एंड अदर जो प्रोटोजोअन इन्फेक्शंस होते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था। तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस होता क्या है? ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस में ये डॉग्स या अदर भी जो मैमल्स होते हैं जिनके पास कैनाइन होते हैं, ये उनके नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो अगर दो में से एक लॉयन को देखा जाए तो वो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से उसकी डेथ हो जाती है। और जो सर्वाइवर्स भी होते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी काफी बैडली इफेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि गिर फॉरेस्ट क्या एशियाटिक लॉयंस का नेचुरल हैबिटेट है या नहीं? तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लॉयंस के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया, तो यानी ऑब्वियसली वहां पे उनका हैबिटेट होगा, क्योंकि अगर हैबिटेट नहीं होगा तो वो लॉयन के लिए वैक्सीनेशन क्यों स्टार्ट करवाएंगे? तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस। Question number 84. National Green Tribunal (NGT), as per the NGT Act, is a specialized judicial body equipped with expertise solely for adjudicating environmental cases in the country. When was NGT established? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसे हम शॉर्ट में NGT भी बोलते हैं। तो इसे NGT एक्ट के तहत ये एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है, जितने भी इस इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो केसेस आते हैं ये उनको रिजॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी फॉरेस्ट एरिया में वहाँ पे माइन खोलने के लिए या किसी कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे ट्रीज को कट किया जा रहा है और वहाँ की जो ट्राइब्स है उनको ये ट्री कटिंग से प्रॉब्लम है, तो वो ट्राइब्स एनजीटी में अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये इन्वायरमेंट रिलेटेड केस इसमें सॉल्व होते हैं। तो ये एनजीटी कब स्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2020, ऑप्शन नंबर सी 2009, ऑप्शन नंबर डी 2005। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2010 और इस एनजीटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इन विच ईयर स्वच्छ भारत मिशन 1 वॉज लॉन्च? और स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में लोगों के बीच में लार्ज स्केल पर सैनिटेशन, हाइजीन, क्लीनिनेस से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड की गई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2014,
ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2010। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2014। तो 2014 में भी इसे 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। इसे 2 अक्टूबर को क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि उस दिन गांधी जयंती भी होती है। गांधी जयंती पे इस वजह से लॉन्च किया गया था क्योंकि गांधी जी भी क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे और वो खुद कहा करते थे कि जब हर जगह क्लीनिनेस होगी तो बीमारी भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 76 to 85 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि इन टोटल 10 क्वेश्चंस थे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।